स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास एंडिंग है अल्कोहल फिनोल की और इनिशिएट कर देंगे हम ईथर को भी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सम कमर्शियल इम्पोर्टेंट अल्कोहल जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो कुछ कमर्शियल इम्पोर्टेंस हैं इस अल्कोहल के। सबसे पहले मीथेनॉल। मीथेनॉल जो इस्तेमाल होता है और इसकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से हाईलाइट करनी है आपको कि मीथेनॉल वुड स्प्रिट से बनता है। ये वुड स्प्रिट है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। मीथेनॉल ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, आज के टाइम में मोस्ट ऑफ मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2। रेज योर हैंड, क्या कोई बता सकता है CO प्लस H2 कलेक्टिवली क्या होता है? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं CO प्लस H2? रेज योर हैंड। CO प्लस H2 कलेक्टिवली नोन एज, रुपेश बताइए। सिन गैस। इसे बोलते हैं, वेरी गुड, सिन गैस। इसे सिन गैस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंथेसिस गैस। ठीक है, जो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। चलो बताना, ये आया था एनडीए में। क्या कोई इसको भी बता सकता है? इसे क्या बोलते हैं? CO प्लस में N2, इसको क्या बोलते हैं? ये सिन गैस है, तो फिर ये कौन सी गैस है? ये तो है आपकी सिन गैस, तो ये कौन सी गैस है? रेज योर हैंड। है इसके बारे में किसी को पता? क्या बात है, विजय विपिन दोनों भाइयों ने रेज कराया। यस विपिन बताइए। प्रोड्यूसर गैस। वेरी गुड, ये प्रोड्यूसर गैस है आपकी। ठीक है ना, एक सिन गैस होती है और दूसरी जो है ये है आपकी प्रोड्यूसर गैस। ये प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, तो ये सिन गैस है, ये प्रोड्यूसर गैस है। सिन गैस को क्यों बोलते हैं सिन गैस? क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन लेबोरेटरी नोन एज मीथेनॉल। ठीक है ना, हाईली पॉइजनस होता है। मीथेनॉल इज ए कलरलेस। अगर इसे बॉइलिंग पॉइंट देखे 337 केल्विन, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आप ले लेते हो तो मीथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। लार्ज क्वांटिटी में तो डेथ होती है। मीथेनॉल यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट। जो आपके घरों में पेंट होता है एपेक्स अल्टीमा, ठीक है ना, तो उसमें जो एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं मीथेनॉल को। वार्निश और चीफली मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये क्या बनाएगा आपका? CH3HO बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड। आगे चलते हैं, तो ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल अगर देखें तो कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ ओल्ड मेथड इज फ्रॉम सुगर। यानी यहाँ से जो वाइन बनती थी, जो पुराने समय में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था वाइन बनाने में। और वाइन में ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते थे? वो ग्रेप्स, अंगूर की शराब। ठीक है, तो sugar in molasses, sugarcane or fruits such as grapes is converted into glucose and fructose. ठीक है ना, नॉर्मली। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा? इन्वर्टेज में तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज। लेकिन जाइमेज डाल दिया जाए अगर इसी में ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज आया है, वैसे तो ये शुगर है, शुगर केन से पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज में जाइमेज डालेंगे तो ये क्या बनता है आपका? इथेनॉल। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज। और ये कहाँ मिलती है? ईस्ट में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं? इसका इथेनॉल। और इन्होंने देखो ये क्या चीज सिखा रहे हैं, हालांकि आपकी NCERT है और उसके सामने देख लो। तो मैं उस दिन भी बोल रहा था आपको कि वाइन है और अलग अलग तरह की जो ड्रिंक्स हैं जो यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब बहुत ज्यादा GDP वैल्यू किसी देश की अगर बढ़ा रहा है तो ये वाइन भी बढ़ा रहा है। वाइन और जो अल्कोहल है ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वाइन मेकिंग दिखाया गया है कि शराब को कैसे बनाते हैं। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर इन द ईस्ट। एज द ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज। शुगर तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी और ईस्ट क्या करेगा?
in the outer skin when grapes are crushed, for sugar and enzyme come in contact with and fermentation start. तो इस fermentation से in the absence of air यानी ऑक्सीजन की absence में जो ये वाइन बनती है उसमें 14% अल्कोहल पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होता है? 14%। ठीक है। कुछ जो धर्म है, कुछ धर्म इसको बहुत ज्यादा वाइन को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। आपने देखा होगा चर्च में जब शादी होती है तो वाइन की बोतल ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज होती है फॉर द अल्कोहलिक ड्रिंक में। अब इसके बारे में इन्होंने ये भी समझाया है कि ग्रेजुएशन करने के समय जब बच्चे क्या करते हैं, अगली क्लास में जाते हैं तो ये जो वाइन जो 12th क्लास में सीखी है वो पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बच्चों को यार ट्रेन किया है कि देखो इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल अगर आप इसको पियोगे, एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई सोचते हैं कि इससे मेरी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। नहीं यार, ये साइंस है, साइंस को समझो वो क्या कह रहा है। वो सेंट्रल नर्वस सीएनएस पे आप अटैक करता है और आपको ये लगता है कि आप कुछ दूसरी दुनिया में हो और आप अब जो सोच रहे हो ना वो ज्यादा अच्छा है पहले के कंपैरिजन में, बट ये बकवास। इन मॉडरेट क्वांटिटी अगर कोई इंजेक्शन करता है, इसका लेता है मॉडरेट यानी ना कम ना ज्यादा बीच की क्वांटिटी, तो उसमें जजमेंट खराब हो जाती है उसकी, द लोअर इनहिबिटिशन। और अगर कोई इसको और ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करता है, हायर क्वांटिटी में, जो आमतौर पर थोड़े कम पढ़े लिखे लोग जो है वो बहुत ज्यादा, उनको मतलब नहीं होता कि क्या अमाउंट वो जा रहा है अंदर, ठीक है ना। वो हनी सिंह के सॉन्ग सुन सुन के, और हायर कंसंट्रेशन कैन कॉज नोजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नोजिया मीन उल्टियां आती है, ठीक है ना। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है पूरा ही जो सोचने समझने की शक्ति है खत्म। इवन एट हायर कंसंट्रेशन, हायर का मतलब और भी ज्यादा कंसंट्रेशन, इट इंटरफियर विद स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत, एंड कैन बी फेटल, बहुत ज्यादा घातक प्रूव होती है और बॉडी में कई बार इससे भी डेथ हो जाती है। कई केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें ये डेथ होती है। तो अगर मान लो कंपनी के अंदर आपकी क्योंकि इथेनॉल भी एक तरीके से क्या है, आपका इथेनॉल भी रिएजेंट इस्तेमाल होता है। तो कंपनी के अंदर इथेनॉल बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह भरे हुए होते हैं इथेनॉल से। तो कंपनी के वर्कर क्या करते हैं, उस इथेनॉल को कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की आदत है, हैबिचुअल है ये चीज। तो ये क्या करते हैं लार्ज अमाउंट में। अब मान लो आपका कमर्शियल यूज के लिए आपकी खुद की एक कंपनी है और आपके वर्कर क्या कर रहे हैं, इतना महंगा इथेनॉल वो एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करने की जगह है वो खुद ही पी रहे हैं छुप छुप के। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के वर्कर को बोल देते हैं कि भाई इथेनॉल को हमने पीने लायक नहीं छोड़ा है, इसमें क्या बना दिया, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या देता है इसको, अजीबोगरीब सा कलर दे देता है। पायरिडीन मिला देते हैं कई बार, ये क्या देता है इसको, एक गंदी सी स्मेल देता है, फाउल स्मेल। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कमर्शियल अल्कोहल को अगर आप पीने के लिए अनफिट कर दोगे तो वो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं उसको। कई जो मालिक होते हैं वो और ज्यादा जल्लाद होते हैं, वो क्या करते हैं उसमें अल्कोहल में मीथेनॉल ही मिला देते हैं, ठीक है, और वो बोल देते हैं कि इसमें जहर मिला हुआ है। अगर कंपनी का कोई वर्कर उसे पीता है तो और वो मरता है तो फिर वो बाकी वर्कर है उसे जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाएंगे उस रिएजेंट, उस इथेनॉल को। तो ये भी यूज करते हैं फॉर मेकिंग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, किसको, अल्कोहल को। तो जो मैंने अलग अलग कलर आपको ये करके दिखाए हैं इनका, इवन एट हायर, एक तो हायर था, इवन एट हायर कंसंट्रेशन, तो वो कितना घातक हो सकता है वो भी। तो ये जो अलग अलग कलर मैंने इसके किए हैं ये इंडिकेशन है एक तरह का कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो, 1, 2, 3 या 4। और ये लाइफ का सेटअप भी डिसाइड करती है। कितनी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है अल्कोहल से, कितनी फैमिली अभी भी डिस्ट्रॉय हो रही है अल्कोहल से।
ये जो ऊपर की परसेंटेज है इसे बोलते हैं रॉयल परसेंटेज। रॉयल परसेंटेज का मतलब है जैसे आपके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो इसको एज ए मेडिसिन, एज ए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज वगैरह में या फिर ऐसे नॉर्मली उनके हाथ में एक वाइन का गिलास होता है और वो वाइन का गिलास जितना भरा हुआ है ना वो उतना ही भरा रहेगा पूरी पार्टी के दौरान। कहने का मतलब बस वो उतना ही कंज्यूम करते हैं, इसे कहते हैं रॉयल ड्रिंकिंग। एक ये होते हैं इनके पास कोई ना तो जॉबलेस है ना फैमिली की कोई टेंशन है, अपनी दुनिया में है, एक तरह से पूरी तरह से ड्रग्स में एडिक्टेड है, ठीक है ना, ना करियर की टेंशन ना और किसी की टेंशन, और वो अर्ली एज में डेथ हो जाती है उनकी। तो ये कैटेगरी दिखाई गई है, उन्होंने समझाया है 12th के स्टूडेंट्स को कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये पोर्शन, और ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट किया गया है आपके आगे आने वाली लाइफ से भी। तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। अब है हमारे पास एक और कमाल का क्वेश्चन। आज हम इसमें से, इस पैरे में से दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, ये चीज तो होगी थी भाई खत्म, खत्म तो ये भी होगी थी, लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन है वो एक बच्चे ने पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी स्पेशल डिस्कस करेंगे हम। कुछ खास है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो बाकी बच्चों से अलग करेगा आपको। ये तो इसकी तो कितनी भी तारीफ कर लो कम है भाई। रायमर-टाइमन रिएक्शन, कॉल रिएक्शन, इसको तो कर ही लेना अच्छी तरह से। दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना, रायमर-टाइमन रिएक्शन। तो होपफुली आपको ये दोनों की दोनों अच्छी तरह से याद हो गई होंगी, समझ में आई भी होंगी। प्रैक्टिस जरूर करना। आज हम करने वाले हैं, कमाल की चीज है, दोनों की दोनों चीज कमाल की है। एक तो ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। मैं बता दूं कितना एसिडिक, 1 मिलियन टाइम मोर एसिडिक होते हैं ये दोनों इस फिनोल से, 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख गुना ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल किससे, नॉर्मल फिनोल से। कहाँ से पता लगा भाई, तुम ऊपर से ये वाली लाइन के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी अच्छा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कितने 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 ज्यादा। एक टेबल आपने देखी होगी, ये टेबल है, ये देखो, फ्रॉम द अबाउ डाटा यू विल नोट दैट फिनोल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ठीक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है मिलियन टाइम इथेनॉल से। ठीक है भाई, मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, कितना, मिलियन टाइम, यानी बहुत ज्यादा कुल मिला के। तो आज की जो क्लास है वो खास है भाई, आज आपको थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग चीजें करनी पड़ेंगी और आपका एल्कोहल फिनोल यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, तो पूरा अपना फोकस जितना भी है सारा लगा दियो, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्थो पैराफिनोल नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इन्होंने साफ साफ अपने मुंह से बोल दिया, इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब भाई स्ट्रक्चर बनाने की अगर बात आई तो एक बात तो साफ है, इसके स्ट्रक्चर आप बहुत जल्दी बना दोगे, किसके, फिनोल के। क्यों, ये हम कई बार बना चुके हैं, तो इसे मैं इसका हिस्सा नहीं बना रहा। आपको 3 स्ट्रक्चर बनाने रेजोनेंस के, एक स्ट्रक्चर का नाम है फिनोल। तो इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट फिनोल के बारे में। अगर ये हाइड्रोजन लॉस करता है तो क्या रह जाएगा, फिनोक्साइड, और वो पूछ रहा है तीनों के फिनोक्साइड के रेजोनेंस बना के दिखाओ। तो पहला फिनोक्साइड मैं नहीं बना रहा हूँ, ये हम, आप इसको अच्छी तरह सीख चुके हो। इसके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, यू नो वेरी वेल। कैसे, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे, फिर ये बॉन्ड इस कॉर्नर पे टूटेगा, तो अगला डायग्राम आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका अगला डायग्राम, क्या, डबल बॉन्ड ओ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब चले ही गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। तो यहाँ आ गए आपके वो 2 इलेक्ट्रॉन, और अब जो बाकी का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे और बॉन्ड इस कोने पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, और ऐसे ये सिलसिला आगे तक चलेगा। हम 3-4 बार कर चुके हैं। तो एज सुन एज,
ठीक है ना, ऐसे आगे चलेगा ये। आपको एग्जाम में ये पूरे चारों बनाने हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा भाई, अगर आया तो 2 मार्क्स। 2 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये पूरा ही चैप्टर 4 मार्क्स का है, पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का है। तो ये 2 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा पैरा नाइट्रो। ये है हमारा पैरा नाइट्रो फिनोल। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर 2 चीजें आज की क्लास में नहीं सीख गए तो आपका लेवल बहुत ऊपर हो गया भाई। ये है आपके वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। पैरा पे नाइट्रो कैसे बनाओगे, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 तो दिख ही रहे हैं आपको। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। तो नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। और इसको हम कंसीडर पहले ही कर लेते हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ चुका है। ये नो नीड टू शो। अगर आप चाहते हो जबरदस्ती तो इसको प्लस माइनस कर सकते हो, दैट्स इट, इनफ है इतना। बाकी स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल वैसा, आप बॉन्ड ऐसे भी बना सकते हो, आपको पता है अच्छी तरह से। यहां तक अगर किसी को समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आ गया तो रेज योर हैंड। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो रेज योर हैंड। अगर यहाँ तक समझ में आया है। ऊपर टोटल डायग्राम कितने बनते हैं, 4। अब कितने बनेंगे, एक ज्यादा, 5। ठीक है भाई, तो मैं मान के चलता हूँ आपको समझ में आ गया। अब देखना भी इंटरेस्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ टूटते हैं, जैसा हमने सीखा है यहाँ पे। ये बॉन्ड कहाँ टूटता है, यहाँ पे। चलो भाई अगला डायग्राम। इसके टोटल डायग्राम कितने हैं, 5। ऊपर वाले के कितने थे, फिनोल के 4। ठीक है, तो अब देखो रेजोनेंस। यहाँ तक तो कुछ नया नजर ही नहीं आएगा आपको। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये आपका नेगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज, और ये भी एज इट इज। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। चले भाई आगे, अगला डायग्राम। अगले डायग्राम में अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे और ये बॉन्ड वैसे ही कोने पे टूटेगा जैसे पहले था। तो अगला डायग्राम जो बनता है वो आपका ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों की तरह। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर आप मर्जी ये इलेक्ट्रॉन दिखाओ, नेगेटिव लगा दो, और ये आपके ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन है। और बाकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका ये बॉन्ड आ गया। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, और आगे चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी था। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अगला डायग्राम जो है वो ये है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस पे टूटेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे टूटेंगे। ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे टूट जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे टूट गया। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ यार, कोई टेंशन नहीं है इसकी। 2 2 4 2 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ टूट जाएगा। अब मेरे लिए पहला रेज करो हैंड। ये नाइट्रोजन पे क्यों नहीं टूटा, ये ऑक्सीजन की तरफ क्यों टूटा डबल बॉन्ड, रेज योर हैंड। ये नाइट्रोजन की तरफ भी तो टूट सकता था यार। रिया वेरी गुड, बताइए। सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयुषी बताइए। यस सर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। एग्जैक्टली जो आंसर है वो ये है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यार कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। यानी आपने ये वाला एरो भी समझ लिया। तो हम और आगे चलते हैं, और क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है, तो मैं इसको कितना ठहराव के साथ बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, नथिंग। तो इसीलिए भाई आपको भी इसको ध्यान से थोड़ा सीरियस लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं लोगे तो फरवरी में लोगे, फरवरी में आप इसका रट्टा मारोगे। अभी समझ लोगे तो बिना रट्टा मारे खेलते खेलते कर दोगे इसे। यहाँ क्या था, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी अब वही हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज।
ठीक है ना। और इस पॉजिटिव पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटा तो डबल बॉन्ड। यार एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे कोई फर्क पड़ा? नाइट्रोजन पे तो पहले भी 4 ही बॉन्ड थे, 1 2 3 4, अभी भी 4 बॉन्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा पॉजिटिव का पॉजिटिव। ठीक है भाई। अब इससे अगला डायग्राम जो है 1 2 3 4 यहां तक तो हो गया आपका। अब जो इससे अगला डायग्राम है वो सबसे खास है, एक तरह से लास्ट ही है, वो सबसे खास है। क्या? अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन बना दूं तो सभी को पता है यार 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नॉट ए बिग डील। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तक आए अब दोबारा घूम के जा रहे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि NO2 का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, यस इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन अब जब साइकिल कंप्लीट होगी तो ये दोबारा से यहाँ पे, ये दोबारा से बॉन्ड बॉन्ड की तरफ अब कोने पे मत आना, क्योंकि इस कार्बन पर ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब एक बार फिर से कार्बन पे लगा दो, तो यहाँ बॉन्ड बॉन्ड की तरफ और ये बॉन्ड इस कॉर्नर की तरफ, यानी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ एरो कितने हैं? 3 एरो हैं। पढ़ा था पहले कभी ऐसा? नहीं। लेकिन ऐसे डायग्राम्स में ये इस पोजीशन पे ही 3 एरो आएंगे, बस यही ध्यान में रखना है, बाकी कहानी तो बड़ी सिंपल है। प्योर लास्ट डायग्राम आपका 3 एरो को देख लो, फिर खत्म। चलो भाई देखते हैं 3 एरो। पहला एरो साफ बता रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा एरो साफ बता रहा है यहाँ बॉन्ड, ये एज इट इज है, ओके। ये तीसरा एरो जो साफ साफ ये बता रहा है दोबारा से डबल बॉन्ड आ गया और वो 4 इलेक्ट्रॉन दोबारा रह गए, ये बिल्कुल एज इट इज, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने, ठीक है। नाइट्रोजन पे अभी भी आप देखोगे तो 4 बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, एंड दिस इज योर लास्ट डायग्राम। तो ये आपको 5 डायग्राम एग्जाम में बनाने आने चाहिए। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, और अगर भाई डाउट नहीं है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो सीखा है वो इस चैप्टर की बहुत कमाल की चीज सीखी, ठीक है। तो ये इस बात को शो करता है कि जो पैरा नाइट्रो है वो पैरा पोजिशन पे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आप देखो कितना टाइम कंज्यूम कर दिया। सोचो अगर ये नाइट्रो होता ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन 4 डायग्राम में ही पहुंच जाते वहां पे। अब टाइम बढ़ा दिया, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। रेज योर हैंड अगर किसी को अब भी डाउट है तो मैं अभी बताने के लिए तैयार हूँ। रेज योर हैंड। नाइस। अब चलते हैं इसका तीसरा रेजोनेंस। अब वो आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, जिसका नाम है क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अब आपको ये डायग्राम आसान लगने वाला है, क्यों? क्योंकि आपने अगर इसकी प्रैक्टिस कर दी, पैरा कर दिया, तो ये ऑर्थो तो खैर कुछ है ही नहीं। अब तो डिस्कस कर लेते हैं भाई इसको भी। अगेन 5 डायग्राम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन 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 नेगेटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पर बॉन्डिंग पोजीशन वही जो ऊपर थी, यहाँ भी सेम N डबल बॉन्ड O। इस तरीके से कर सकते हो, मर्जी है यार आपकी, यहाँ भी कर सकते हो, नॉट बिग डील, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपको इस बारे में सब पता है। नेगेटिव चार्ज और ये आपके वो 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। चलते हैं अगले पे। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर अगले इलेक्ट्रॉन कहाँ टूटेंगे, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। मैं इस इलेक्ट्रॉन को कॉर्नर पे तोड़ूं या बॉन्ड को बॉन्ड पे तोड़ूं? रेज योर हैंड। जिसने बारीकी से सीखा होगा वो तो उसको तो बता ही देगा। रेज योर हैंड। विपिन वेरी गुड, बताइए कॉर्नर पे या बॉन्ड पे, कहाँ टूटेंगे? सर कॉर्नर पे। वेरी गुड, ये से कॉर्नर पे तोड़ेंगे। ये जो टाइम चल रहा है ना अभी, पहले क्या था आपका ना, दिल्ली में 20 लाख बच्चों का कंपटीशन था। दिल्ली में 20 लाख CBSE के एग्जाम बच्चे देंगे और आगे निकलेंगे। अब इनमें से जो पेरेंट्स नेगेटिव थॉट वाले हैं उनमें से लगभग बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, लगभग 10 लाख ने तो अपने बच्चों की थिंकिंग ही यही बना दी कि इस साल तो ना CBSE में ना तो कोई पेपर हो ना तो कुछ हो ना, बस अपने घर में रहो और ना एजुकेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर दो।
और जो ये बचे हुए 10 लाख है ना, मैं बता देता हूँ इनके लिए एक नई चीज बता देता हूँ। एक तो ये हुआ इस साल जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो कंपटीशन था ना वो लो हो गया, लेस कंपटीशन है इस बार। पहले तो यार बहुत टफ कंपटीशन था, आकाश नारायणा सब भरे रहते थे वहां पर, बहुत बच्चे, कई बच्चों ने तो इस साल को रिपीट करने तक की सोच लिया कि हम इसको रिपीट करेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे। यानी जो जो बच्चे बेचारे ईमानदारी से लगे रहे अपनी नॉर्मल लाइफ में, जिनके पेरेंट्स पॉजिटिव थे, ठीक है ना, थॉट्स में पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं, थॉट्स में पॉजिटिव थे, तो उन बच्चों उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को एक सीधी लाइन में लगातार लगातार पॉजिटिव थॉट डाली और वो आगे आ गया। अब इन बच्चों के लिए भाई कंपटीशन हो गया खत्म, 50% कंपटीशन रहेगा जो पहले 100% था। अब ना वो बच्चे भी नीट क्लियर कर देंगे, वो बच्चे भी मेंस क्लियर कर देंगे, वो बच्चे भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर देंगे जो एवरेज थे, लेकिन उनके माँ बाप पॉजिटिव थे, थिंकिंग पॉजिटिव। तो इस बार कंपटीशन बहुत कम हो गया, ठीक है, और बहुत बढ़िया चांस है आपके पास। सीबीएसई में तो स्कोर करने का है ही है। देखना इस बार जो कट ऑफ लिस्ट है वो कहाँ जाएगी। पहले हमेशा कट ऑफ लिस्ट 95 क्रॉस करती थी, अब वो 85 क्रॉस पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कईयों ने तो ये साल ड्रॉप करने तक की भी सोच लिया। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, मार्केटिंग नॉलेज जो मेरी है, मेरे पास यहाँ पर मैं बैठता हूँ तो वो ज्यादा है कंपेरेटिवली। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये कोने पे टूटेगा, ठीक है। सब सोच रहे थे नीट का एग्जाम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हुआ ना, किसी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सुप्रीम कोर्ट का कुछ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार हैं। इस देश को ना 350 आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं, इनको नॉलेज ज्यादा होती है। जो पॉलिटिशियन है वो इनसे राय लेते हैं कि क्या करें अब, तो वो पहले ही बता देते हैं आने वाला खतरा, ये फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, पहले ही बता देते हैं आने वाला खतरा। यार जब देश में डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, और जो कि इस टाइम पे तो डॉक्टर को डबल डॉक्टर की जरूरत है, तो नीट का एग्जाम पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। हुआ एग्जाम, ऐसे ही ये सीबीएसई का भी करेंगे। तो अपने थॉट्स को बदलो यार, नेगेटिव पीपल से दूर रहो, ठीक है ना, इन लोगों की मत सुनो ज्यादा। ओके, दो एरो को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया, नो डाउट ये आपके वही इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है। मैं इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि इनकी जरूरत होती नहीं है, फिर भी ये लो भाई, ये हो गया। चलो अब इसके एरो का जो कॉन्सिक्वेंस है वो देख लिया, डबल हो गया, यहाँ आ गया आपके कोने पे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बॉन्ड एज इट इज, जैसा आप देख पा रहे हो। अगला डायग्राम में मैंने पहले ही बता दिया था, ये आसान हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पे टूटेंगे, ठीक है। तो अगला डायग्राम हो गया आसान। अगला डायग्राम क्या रहेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका है ये, और अब यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये आपका ओ ओ ओ नेगेटिव, राइट। बाकी बॉन्ड एज इट इज। फिर से देखो बॉन्ड कहाँ टूटेंगे। अब बताओ यहाँ पर जो अगला डायग्राम आएगा, जो अब अगला डायग्राम आएगा, यहाँ पर कितने एरो होंगे? 3 एरो, 3 एरो होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब रिपीट हो के आ रहे हैं ना वहां से। 3 एरो कैसे होंगे? आप चाहो तो यार यहाँ से भी तोड़ सकते हो, मर्जी है, नहीं तो आदत यहाँ की है तो यहाँ से तोड़ लो, नंबर तो कटने है नहीं। अब यहाँ बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं, बॉन्ड बॉन्ड पे आएगा, और ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। बस इन 3 एरो का ध्यान रखना है, और कहीं गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब आगे जो आपका अगला डायग्राम होगा, बड़ा इजी वे में आप बता सकते हो, ये हो गया आपका क्या? सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, सिंगल बॉन्ड की जगह अब डबल बॉन्ड, यू नो वेरी वेल। और यहाँ कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यहाँ आपका डबल बॉन्ड, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन और ये आ गया। ठीक है, अब अगला जो डायग्राम है, फाइनली मैंने बताया था 5 ही डायग्राम होंगे, तो अगला डायग्राम वही है यार, सिंपल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो बॉन्ड, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन। इस कोने पर आपको कहानी का एंड करना है, हर बार यही हो रहा है। तो ये भाई बड़ा सिंपल वे में डायग्राम था, जो समझ लिया होगा, और थोड़ी अपने हाथों से आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज्यादा सिंपल लगेगा ये। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस खुद करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। 2 2 4 2 6 नेगेटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ये डायग्राम, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये एज इट इज ऐसा कैसा बॉन्ड यहाँ था। तो ये था आपका डायग्राम नंबर 5, और ये आपका इसका भी रेजोनेंस होता है खत्म। उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन कहा था वो यही था कि बताइए इस क्वेश्चन के आंसर में, ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन नाइट्रो। बड़ा सिंपल आंसर, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। और इसका जो रेजोनेंस ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगा, जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये आए हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो इन ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इनऑक्साइड आयन। ठीक है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पर रहने नहीं देता। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इनऑक्साइड आयन। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसमें कितने 4 डायग्राम तक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया ही नहीं, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 डायग्राम के बाद ऑक्सीजन फिर से आ जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसलिए ये स्टेबिलिटी ज्यादा करता है। आंसर आपके पास आ जाएगा इसका भी। और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा था कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो लिस्ट में कुछ और दे रखा है, ब्यूटेन 1 और। तो भाई बिल्कुल सही ये क्वेश्चन करा और बिल्कुल सही टाइम पे किया। पिछली बार भी एक लड़की ने याद दिलवाया था इसको, और इस बार भी एक लड़की ने याद दिलवाया है। तो देखो ये है इसका प्रॉपर आंसर, सुनना और समझना अच्छी तरह से, ये भी खत्म हो जाएगा आज ही। ये इसका प्रॉपर आंसर है। देखो मोस्टली बच्चे इसका यही आंसर लिख के आएंगे जो हमने भी लिखा था लास्ट में, लेकिन ये एक्सेप्शन केस था, ये भूल गए। तो CH3, CH2, 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 ये OH है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। उन्होंने कहा है डिहाइड्रेशन किया है, यानी H2SO4 डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, 443। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ 2 ही कार्बन का ये कर रखा है, जैसे CH3, CH2, OH, 2 ही कार्बन का, अल्फा ये है, बीटा ये है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर मैं एसिडिक डिहाइड्रेशन करूंगा, इसे ऐसे भी लिखते हैं भाई, इसके भरोसे मत बैठे रहियो, H2SO4 दिखाएंगे ये। तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन ये निकलेगा, और क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका हमने मैकेनिज्म भी किया है। बट इन केस ऑफ अगर 2 से ज्यादा कार्बन आते हैं तो क्या होता है, देखना जरा ध्यान से। कहने को तो ये अल्फा से OH जाएगा और बीटा से H जाएगा, और क्या बनेगा हमारा आंसर, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है। तो फिर मेजर क्या है, बड़ा अजीबोगरीब आंसर है कि मेजर कौन सा है, ये मेजर है CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मेजर है। तो वो कहते हैं कि यार ये आपने मेजर ये बता दिया, ये मेजर है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हुई। हमने तो अभी तक क्या सुना है, सिंपल एक अल्फा एक बीटा से ये माइनर बता दिया इन्होंने, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देखो क्या दी है। जब हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं तो बताओ, जब OH यहाँ से अपना बॉन्ड लेके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, इस पर, इस कार्बन पे होगा। चलो रेज योर हैंड और बताओ, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या 2 डिग्री कार्बोकैटायन है? रेज योर हैंड। 1 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन? आयुषी बताइए। सर 1 डिग्री।
वेरी गुड, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इसीलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री में से? जाहिर सी बात है यार 2 डिग्री, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, होने को तो यही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बताया, अच्छी तरह से समझाया कि CH3 CH2 CH2OH जब डिसोसिएट होगा, जब इसकी प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव क्या होता है, एसिड, H2SO4। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखकर यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है एक कार्बन और बना देता हूँ भाई, CH3। तो जाहिर सी बात है मैकेनिज्म तो हमने पढ़ी भी है, CH3 CH2 CH2 और ये आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बट इससे कहीं ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसीलिए स्टेबिलिटी को बचाने के लिए एक यहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेट का मतलब अपनी जगह छोड़ के इस जगह पे आ जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये है आपका CH पॉजिटिव और यहाँ आ गया CH3। अब बताइए ये कौन सा है, ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की वजह से अब जो भी इन्होंने प्लस में हाइड्रोजन यानी ऐड किया है, वही आपका माइनस का मतलब लिबरेट हो जाता है। कौन सा लिबरेट होगा, ये वाला लिबरेट हो जाएगा, या कह लो ये जो CH का जो बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देगा बॉन्ड बॉन्ड पे, और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आप ये सोचोगे कि एग्जाम में कैसे लिख के आए भाई, ये तो एक्सप्लेनेशन ठीक है, एग्जाम में इसको कैसे लिखें? तो एग्जाम में लिखने का जो तरीका है, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन की स्पेशल, ठीक है, कि आप इस तरीके से एग्जाम में इसका प्रॉपर आंसर लिख के आओ। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 1 डिग्री जो है वो इतने। देखो ये क्वेश्चन कईयों के दिमाग में ये भी चलेगा कि हम कैसे पता करें। देखो ये वाले जो केस है, ये तो आपका नॉर्मली एग्जाम में आएगा, अगर आपका नॉर्मल एग्जाम हुआ है, और अगर आपका मुश्किल एग्जाम हुआ है तो वो इस क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में साइकोलॉजी जरूर सेट करेगा कि आंसर माइनर आना चाहिए, लेकिन आंसर मेजर है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर था। बाकी बच्चों के पास इसका समाधान नहीं है, आपके पास है, तो ध्यान में रखना, मैं इसका प्रॉपर आंसर सेंड करूंगा। यस वैशाली बताइए। सर तो इसमें सेट-जेफ रूल फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? सेट-जेफ रूल तो अब फॉलो हो रहा है इसमें। सेट-जेफ रूल ने ये कहा था कि आप कहाँ से Br को हटाओगे या फिर OH को हटाओगे। अगर मान लो ये आपका केस है, यहाँ तो आप सेट-जेफ रूल देखोगे, ठीक है ना, लेकिन अगर जब केस ही 1 डिग्री का है, यहाँ हम क्यों देखेंगे, क्योंकि ये तो जो टूट गया यार, ये तो पहले से ही 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है ना, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। अब तो जाहिर सी बात है यहाँ सेट-जेफ रूल लगाएंगे हम, और वो कार्बन कहाँ से निकालेंगे, लेफ्ट में से निकालेंगे। यहाँ कौन सा सेट-जेफ रूल टूटा है? कहीं भी नहीं टूटा सेट-जेफ रूल। इवन यहाँ तो सेट-जेफ रूल अप्लाई किया है, यहाँ पॉजिटिव लगा के, 2nd डिग्री कार्बोकेटायन लगा के, यहाँ तो सेट-जेफ रूल अप्लाई किया है, ठीक है। या फिर ये मान लो, एक्सेप्शन मान लो इसको, क्योंकि हमने ब्रोमीन के केस तो देखे हैं, लेकिन ये जो केस है ये अलग है। और एनसीईआरटी सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा ध्यान हम इस पे देते नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी का हिस्सा है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कैसे भी कैसे, तो ये छोड़ना नहीं है। इवन मैं तो ये कहूंगा इस पे लगा दो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वाले हिस्से पे स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये किसी की नजर में आएगा ही नहीं। वैशाली है, उसने इसको ऑब्जर्व कर लिया, नहीं तो 175 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 175, ठीक है ना, उनमें से कोई इसको ज्यादा भाव नहीं दे पाया, ऑब्जर्व नहीं कर पाया, उसने इसको ऑब्जर्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है जो अभी कैप्चर हो गया, नहीं तो बाद में परेशान करता। लास्ट टाइम भी एक लड़की ने इसको कैप्चर किया था, तो ध्यान रखना भी इसका स्पेशल, मैं तो कह रहा हूँ इसको इस पे एक्सेप्शन लिख दो, लेकिन इसका ध्यान रखना, इसको इस पे नंबर कटवाना तो बेवकूफी होगी, ठीक है। और ऐसी बात नहीं आया, एक बार एग्जाम में आ चुका है,
एक बार, मेरे को अच्छी तरह याद है। अगर आप इसके लास्ट ईयर के ये परचेज कर लो, जितनी जल्दी हो उसके, सतीश एंड ब्रदर, जितनी जल्दी हो उसके परचेज कर लो। सॉल्यूशन भी अच्छा है और पूरा मिल जाएगा आपको A to Z। नहीं यहाँ पे है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। सतीश एंड ब्रदर लास्ट ईयर के अपना फिजिक्स को छोड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। केमिस्ट्री के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। लास्ट के 11 साल के पेपर आपके सामने आ जाएंगे, ऑल इंडिया CBSE दोनों विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इसको, ज्यादा नहीं। ईथर को, ईथर जो है इसकी बारे में बताया है कि अगर आप अल्कोहल को 443 केल्विन H2SO4 में डालोगे तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा जो अभी अभी हमने देखा था। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी हेर फेर में 413 के आसपास हो गया तो आपका ये ईथर बनाएगा। इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। पहले के जमाने में डाई इथाइल ईथर को ना एनेस्थीसिया में यूज करते थे, बेहोश करने के लिए यूज करते थे। लेकिन क्या होता था, पेशेंट को ज्यादा एनेस्थीसिया, ज्यादा अमाउंट में डाई इथाइल ईथर दे देते तो वो मर जाता था। फिर इसको हटा दिया कि यार इसको इंसानों पे ट्राई मत करो। फिर कहाँ ट्राई करने लगे, जानवरों पे करने लगे, क्योंकि जानवर चलो मर भी गया तो कोई ज्यादा हम समझते नहीं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, साइंस की। अब तो दुनिया दूसरी होगी। आपके स्कूल में भी शायद डाइसेक्शन होता होगा या फिर कॉलेज में होगा, जिसमें फ्रॉग है, जिसमें मोटे मोटे चूहे हैं, पाइला है, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, ये सारे के सारे डाइसेक्ट करते थे। तो उनको बेहोश करने के लिए क्या हम स्पेशल महंगी महंगी दवाइयां यूज करेंगे क्या? नहीं, डाई इथाइल ईथर डालो, क्लोरोफॉर्म डालो, बेहोश करो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डाई इथाइल ईथर हैज बीन वाइडली यूज्ड इन इनहेलेशन एनेस्थेटिक but due to slow effect and an unpleasant recovery period, it has been replaced by an anesthetic by other compound। ठीक है ना, अब इसका यूज नहीं करते। तो प्रिपरेशन में इन्होंने पहले ही बोल दिया, प्रिपरेशन में बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी ये प्रिपेयर होती है। तो पहली प्रिपरेशन थी, और इसकी जो मैकेनिज्म है जिसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो भाई मिस मत कर देना कल की क्लास। और विलियमसन सिंथेसिस भी हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा सिंपल है विलियमसन। ये देखो CH3Cl को अगर आप CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड में आप डाल देते हो तो NaCl निकल जाता है, और सिंपल जो बनता है उसे बोलते हैं ईथर। ये ईथर है। ठीक है, ये आपका NaCl निकल गया, ROR। ठीक है, तो ये ईथर बन गया आपका। और अब ये ईथर जितना आसान लग रहा है, आप इतना भी एग्जाम में लिखा है तो इसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, रेमर-टिमन होगी, कॉल्ब होगी, विलियमसन होगी। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया ईथर। लेकिन ये जितना सिंपल है, कल की क्लास में इसके कई कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है, कई नई नई टर्म जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी। अब ये चैप्टर 80% खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली क्लास में हम ईथर को और आगे तक खत्म कर देंगे। और कुछ मैं बता रहा हूँ, कल की क्लास ज्यादा खास है तो मिस मत करना।